नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और आपका स्वागत है डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं हूं आपके सामने बेसिकली हृदय मिश्रा, और आज आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि 15 तारीख को भी बहुत सारे लोग जो है यह त्यौहार मनाएंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग खिचड़ी वगैरह खा रहे होंगे या कुछ लोग घर गए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप घर गए हों या अपने कहीं अन्य रिलेटिव्स के यहाँ गए हों, लेकिन करंट अफेयर्स आपके हैबिट्स में जो है होना चाहिए। तो आइए हम लोग बिना देरी के, बिना कुछ इधर उधर बात किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जनवरी महीना जो है अब बीत चुका है आपके पास जो है, ठीक है। और कुंभ मेला प्रयागराज में जो भी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और ऐसे में बड़े स्तरों पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आप सभी लोग वहां पर जा रहे होंगे, जाना भी चाहिए आपको। इसके अलावा जो है वहां से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और अपने करंट अफेयर्स के लिए महाकुंभ से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने जो है एक वीडियो उस पर बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि बेसिकली आप लोग रिवीजन जो है हर हाल में जरूर किया करें। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क होता है अपने आप में, राइट। चलिए, तो विश्व हिंदी दिवस भैया कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, आप सभी लोग जानते होंगे। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत देश में, यह भी आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में दुबई में प्लास्टिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्लास्टिक प्रदर्शनी का 17वां संस्करण है, यह भी आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको अच्छे से कराया था। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने बैठक की है काबुल में तालिबान के दरअसल जो है कब्जे के बाद। यह पहली बैठक भारत के द्वारा की गई है। हमने आपको बताया था कि दरअसल तालिबान को आधिकारिक रूप से दर्जा नहीं दिया गया अलग अलग देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी शामिल है। यानी कि भारत ने भी तालिबान सरकार को मान्यता अभी तक प्रदान नहीं की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको हम लोग IMD बोलते हैं, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उसने अपना क्या किया है, अभी स्थापना वर्ष जो है उसका 150 साल पूरा हो गया है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 15 जैन यानी कि 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। और 150 ईयर्स इसकी स्थापना के जो है पूरे हो गए हैं, इसलिए IMD चर्चाओं में है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा 1970 में 7516 किलोमीटर से बढ़कर के अभी 2023-24 में बात करते हैं 11098 किलोमीटर हो गई है। अभी हाल ही में भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई, इसलिए चर्चाओं में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्योग्राफी की किताबों को पढ़ते होंगे तो वहां पर भी आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। चाहे वो आप किताब महेश अग्रवाल की पढ़ते हो, चाहे किताब आप परीक्षावाणी की पढ़ते हो, चाहे किताब आप JC लियोंग की पढ़ते हो, चाहे किताब आप खुल्लर की पढ़ते हो, चाहे किताब आप माजिद हुसैन के अलावा जो है एक सविंदर सिंह की किताब आती है भूगोल की, आप उसको पढ़ते हो, या फिर किसी अलग राइटर, चाहे वो आपके PYQs हो, चाहे फिर आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन हो, वहां सभी जगह पर यह करेक्शन आप लोग प्लीज जरूर कर दीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में घाना के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जॉन महामा ने अपनी शपथ ली है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? बिकॉज ऑफ अभी इसको विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, उसके द्वारा अभी फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। और इसमें भविष्य में जॉब कितनी क्रिएट होंगी, कितनी खत्म होंगी, इस पर जो है डिटेल्स में चर्चा की गई है। इसको हमने आपको कराया हुआ था। नेक्स्ट, सऊदी अरब के जाने माने भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर, क्या डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया है। यह पॉइंट भी आपके लिए याद रखना क्या है, जरूरी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में बेसिकली शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें अलग अलग फिल्में वहां पर दिखाई जाएंगी, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, लेकिन उसके पहले एक सूचना आपको देनी है, और सूचना आपके लिए जरूरी है कि अगर आप यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन क्रैश कोर्स कार्यक्रम 2024-25 जो कि हम लोगों ने चलाया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीलिम्स 2024 दिया होगा, ठीक है, तो अगर आपके 72-75 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको जो है मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। आपका प्री हो रहा हो या नहीं हो रहा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए।
अगर 75 प्लस, अगर 72 3 प्लस अगर आपके हैं, दैट मींस कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको निश्चित तौर पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, अभी हम लोगों ने क्या किया है, 3 मंथ्स, क्या 3 मंथ्स का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट से लेकर के पेपर 6 तक के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, जहां पर दैनिक रूप से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे बेसिकली, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। इसके अलावा इसका मॉडल आंसर भी आपको डिटेल्स में दिया जाएगा, सुबह सुबह इसका मॉडल आंसर दिया जाएगा आपको, और 5 क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे, वो 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, 5 क्वेश्चन और मिलेंगे, यानी कि डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे, 5 के मॉडल आंसर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कॉपी वगैरह सभी की चेक होगी, ध्यान रखिएगा। तो 6 पेपर 3 महीने के अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं। 2024 वालों के लिए खास करके 3 मंथ्स का पूरा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। अगर आपको वर्ष 2025 में भी एग्जाम देना है तो भी आप इस प्रोग्राम से जुड़िएगा। बहुत ही नॉर्मल सी फीस इसके लिए रखी है हमने, 2K यानी कि 2000 इसकी फीस हमने रखी है। अगर आपको 2025 में भी एग्जाम देना होगा तो आप इस प्रोग्राम से जुड़िए। यहां पर स्टूडेंट्स कौन सी कॉपी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होगी, और इसके अलावा बेसिकली आप यहां पर बहुत कुछ बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। आप चाहे 25 में एग्जाम दे रहे होंगे क्यों ना, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर डायरेक्टली जो है आप कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको मेंशन कर दे रहा हूं, आप लोग सीधे जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं कि सर इसमें क्या कुछ होगा, या आंसर राइटिंग के लिए आपको कैसे लिखना है, क्या कुछ लिखना है, सारी जानकारी आपको यहां पर मैं दे दूंगा। तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग जो है फटाफट जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, और यहां पर जो है आप मुझसे संपर्क डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 860 44 क्या 4409 और 201, ठीक है, 201, ये इस नंबर पर 860 क्या 860 4409 इस पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके जो है यहां से जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से, ठीक है। इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, सभी चीजें जो है आपको बता दी जाएंगी। अगर आपको प्रॉब्लम आंसर राइटिंग करने में आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, आप इस पर कांटेक्ट करिएगा, और आप लोग जो है इस पूरे प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बात यह कह दे रहा हूं कि यदि आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने आंसर राइटिंग करना शुरू नहीं किया तो यह मान के चलिएगा कि फिर आपने तैयारी अभी तक शुरू की ही नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, आप यही नहीं करते हैं, और यही वजह होती है कि आप प्रीलिम्स में भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका प्री का भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है। इससे आप जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये सूचना थी आपके लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं सीधे। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं सीधे आज के हम लोग करंट अफेयर्स पर। चर्चाओं में है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी जो 59वीं पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है, पुण्यतिथि आयोजित की गई थी, ठीक है। और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जिसका नाम अभी क्या हुआ है, चेंज हो गया है, जरा बताओ मुगल सराय का नाम अभी फिलहाल क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ, और 11 जनवरी 1966 को जो है इनका निधन हो गया था, ताशगंज में हो गया था। ये एक ऐसे जो है पीएम थे बेसिकली, ऐसे जिनका जो है देहांत कहीं जो है भारत के बाहर हुआ, ठीक है। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में जो है इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बहुत ही स्वच्छ और साफ छवि के कारण दरअसल इनको जो है बनाया गया था, शास्त्री जी को जो है क्या पीएम। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कई बार आपके वनडे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे आप SSSC का एग्जाम देते होंगे तो वहां पूछता है। वर्ष 1961 में भारतीय गृह मंत्री बने, आपके एग्जाम के लिए यह भी फैक्ट है, आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में उन्होंने ताशगंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। आपको मैं बता दूं कि ताशगंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही रात में जो है उनका क्या हुआ, रहस्यमय परिस्थितियों में दरअसल उनका निधन हो गया, और आज तक वो गुत्थी दरअसल नहीं सुलझी कि दरअसल शास्त्री जी का देहांत किस प्रकार से और कैसे हो गया। खैर ये सब इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बड़ा जो है भारत देश के लिए जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका था अपने आप में, ठीक है। चलिए इसके अलावा 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया,
क्योंकि बहुत ही साफ छवि के थे। अगर शास्त्री जी प्रधानमंत्री लंबे समय तक होते, निश्चित तौर पर जो है काफी कुछ फायदा होता। ताशगंज समझौते की अगर हम बात करते हैं, ताशगंज समझौता भारत पाक का जो युद्ध हो रहा था उसमें संधि के लिए, शांति समझौते के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया था कि हम एक दूसरे की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर कोई भी कुठाराघात नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे। ऐसा समझौता ताशगंज समझौते के नाम से किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यानी कि 27 मई 1964 को देहावसान हो गया, यानी कि देहावसान हो गया। और उसके बाद जो है शास्त्री जी को 1964 में दरअसल देश का जो है क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा उनके कार्यकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध भी हो गया। देखो ये सारे फैक्ट जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि दरअसल जो है ये सब फैक्ट जो है पूछ लेता है आपके एग्जाम में, या अगर शास्त्री जी पर कोई अगर आपके टिप्पणी लिखने के लिए आ गया, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ गया, तो ये सारे आप जो है वहां पर पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और फिर आगे सारे बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। और इसके अलावा यहां पर आप देखिए मेन पॉइंट कि ताशगंज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही दरअसल उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा एक अपने आप में जो है इस पर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लोगों में अलग अलग राय होती है। खैर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया था, आप ये भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन है, और यहां से मैं आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को टैकल करना होता है। आपके सामने प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, मुगलसराय उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, ये ऑप्शन सही है। और शास्त्री जी को 1968 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या ये पॉइंट सही है आपका? आप कुछ एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली बात तो 1968 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। कैसे आप इसको समझ सकते हैं? क्योंकि आप यहां बैठ के देखिए डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अब देखो 1996 में अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, मरणोपरांत उनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि 1968 में वो देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अगर 66 में एक्सपायर हो जाते हैं तो 68 में जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप ये वाला स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं क्या, गलत। ठीक है, यानी कि बी इज द रॉन्ग। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो गई, ये आप जो है कर सकते हैं सही। देखो यहां पे लिखा हुआ है 11 जनवरी 1966 है ना, तो सिंपल सी बात है। अब अगर 66 में एक्सपायर हो गए तो 68 यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। किसी दिन हम लोग क्या काम करेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी क्या है, रॉन्ग है, यहां पर सही नहीं है। ठीक है, चलो देखो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए क्योंकि 11 जनवरी को बेसिकली क्या होता है, आपका राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस होता है। और राष्ट्रीय मानव तस्करी के बारे में निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। मानव की जिस प्रकार से पेड़ पौधों के साथ साथ में अलग अलग जो है खाद्यान्नों की और अलग अलग चीजों की तस्करी होती है, उसी प्रकार से मानव तस्करी भी बहुत बड़े लेवल पर होती है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में दरअसल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसके खिलाफ संघर्ष के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जो है बनाया था, ताकि लोग ऐसे कार्यों को ना करें और इसके प्रति क्या हो, अवेयर हो। राइट, इसके अलावा इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं 2007 में होती है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 11 जनवरी को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि वर्ष 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा जी थे। और बराक ओबामा जी ने जनवरी माह को जो है इस दिवस को समर्पित किया था। यह फैक्ट भी आपके लिए जानना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी उद्देश्य यहां पर लिखा हुआ, आप इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या बेसिकली इसका उद्देश्य है, लोग इसके बारे में जागरूक हो सके और मानव तस्करी के खिलाफ आवाज उठा सके। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और फिर आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है
कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इस पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 11 जनवरी को ही मनाया जाता है। आप इसको टिक कर देंगे, यस बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा जनवरी महीने को मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए समर्पित किया गया। बिल्कुल सही बात है, 2010 में बराक ओबामा जी ने इस महीने को इस दिवस के लिए समर्पित किया था, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि एक भी सही है और आपका दो भी सही है। तो आप देखिए कूट में कहां पर है एक और दो, तो बिल्कुल सही बात है, सी वाले में है, यानी कि कौन सा कथन सही है, तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक आपकी शिकायत है, दरअसल एक दो कमेंट मेरे पास आए कि सर टाइम सर बहुत चला जाता है, सर 40 मिनट्स का अप्रॉक्स। आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज यहां पर समझा रहा हूं आपके लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है 40 मिनट, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत ही मैं जिम्मेदारी पूर्वक और बहुत ही अवेयरनेस के साथ में आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि सर समय ज्यादा हो जा रहा है। एक बात बताओ, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे भाई साहब, ठीक है, किसका, यूपी पीसीएस का एग्जाम अगर आप देंगे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही धैर्यपूर्वक मैं बात आपसे कह रहा हूं। जिस पर आप गंभीर नहीं होते हैं, मेरी बात को सुनने का समाज जो है समझने का प्रयास करिएगा। यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस में लगभग 32 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है करंट अफेयर्स के आता है। अगर मैं आरओ एआरओ की बात करता हूं, आरओ एआरओ की बात करता हूं, वहां पर भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके आते हैं। हालांकि फरवरी वाले में नहीं आए थे, अलग केस है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नहीं आएगा, यहां पर भी आएगा। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं, यूपीएससी की बात करता हूं, वहां पर भी 35 प्लस क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। अगर मैं पीसीएस की बात करूं, लगभग 80-85 कट ऑफ जाती है, 80 से 85, मैं 90 चलो मान लेता हूं, बहुत ज्यादा 90 भाई साहब, 90 में लगभग 32 क्वेश्चन, क्या 90 में से आपके 32 क्वेश्चन, कितना 32 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, केवल और केवल करंट अफेयर्स के होते हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट, यानी कि 40% से बड़ा हिस्सा जो है आपका इसमें आता है, किसका, करंट अफेयर्स का। और पीसीएस में भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। अगर 75 क्वेश्चन जीएस में आप सही करेंगे, हिंदी में अगर आप जो है लगभग 55 प्लस सही करेंगे, तो आप कट ऑफ में जो है आ जाते हैं। तो जीएस के 75 क्वेश्चन की अगर हम बात करें कट ऑफ में आने के लिए, उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आपके आते हैं। आप देख लीजिएगा कितना बड़ा सेगमेंट आपका जो है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट होता है। और आप क्या कहते हो कि सर 40 मिनट ज्यादा हो रहा है। भाई साहब देखो ऐसा है ना, ये 40 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। आप घंटों फोन पर बात कर लेंगे, आप 3-3, 4-4 घंटे आप फोन पर बात कर लेंगे, आप चाय पर शिप मारेंगे तो कम से कम 2 घंटे गपशप कर लेंगे, लेकिन आप 40 मिनट का समय, 40 मिनट का समय अगर आप करंट अफेयर्स के लिए नहीं निकाल पा रहे, मुझे लगता है ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इस चीज को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जीएस पढ़ते हैं। आप एक बात जरा समझिएगा, बहुत अच्छी बात, देखो ये सब बातें कोई समझाता नहीं है, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप गलत ट्रैक पर ना तैयारी करें। एक बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यानपूर्वक, और वो ये है कि आप जीएस तैयार करते हो भाई साहब, जीएस 90 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, पीसीएस की बात करता हूं, और इधर मैं आरओ की बात भी कर लेता हूं। आरओ में अगर आप 75 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे, हिंदी में 55 प्लस सही कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब इस बात को थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। इस 90 क्वेश्चन में आप जो है आपका 30 से 32 क्वेश्चन किसका होगा, 30 से 32 क्वेश्चन आपका होगा बेसिकली करंट अफेयर्स का, ठीक। और यहां पर भी 20 से 22 क्वेश्चन। तो अगर मैं 90 में से चलो मैं 30 ही निकाल दे रहा हूं, 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन अगर हम निकाल देंगे तो बचेगा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन किसका आएगा, आपका जीएस का आएगा, जीएस का 60 क्वेश्चन जीएस का आएगा। आप इस 60 क्वेश्चन के लिए कम से कम 10 से 12 किताब पढ़ते होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, फलाना ढिमका, दुनियादारी। 60 क्वेश्चन के लिए आप जो है पूरा माथे पच्ची करते हो, लेकिन करंट अफेयर्स जो कि दैनिक रूप से आपको पढ़ना है, उसके लिए आप कहते हो कि सर 40 मिनट्स क्या हो रहा है, मेरा ज्यादा हो रहा है। गलत बात है। आप लोग जो है प्लीज आप लोग करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका फोकस बेसिकली यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा या आरओ का एग्जाम होगा, तो वहां पर आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। पीसीएस और यूपीएससी में पेपर 2 और पेपर 3 टोटली करंट ओरिएंटेड है भाई साहब। अगर आप करंट अफेयर्स अभी से नहीं पढ़ोगे, आपकी पकड़ जबरदस्त अभी से नहीं बनेगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अभी से नोट नहीं करोगे, आपको क्या लगता है कि सालाना जो मैगजीन आती है आप उसको पढ़ के यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर लोगे क्या भाई साहब? नॉट पॉसिबल। मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए आपके भ्रम को मैं दूर कर रहा हूं कि 40 मिनट अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। प्लीज मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी रॉन्ग ट्रैक पर जाएं और आप जो है
30 मिनट 20 मिनट के वीडियो को एक एक करके वन लाइनर फॉर्म में आप पढ़ लें। इसको बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे 10 क्वेश्चन में, ठीक है। ये आसान काम नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इस मेहनत का प्लीज आप लोग सम्मान करिए और इस मेहनत को करिए और इस मेहनत का प्रतिफल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, बस मेरे पर भरोसा रखिए आप लोग, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, आपको यकीन मानिएगा कि आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है, ठीक है। इन सभी करंट अफेयर्स के मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंटेंट को प्लीज नोट करते हुए चलिएगा। ये बातें मैं हर रोज मैं आपको सिखाता और बताता हूं। चलिए आइए टॉपिक नंबर 3 पर। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दरअसल अभी ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आप कहेंगे सर कहां पे शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है विशाखापत्तनम के पास पुदुमड़ाका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, इसका शिलान्यास किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। इससे इसकी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से एक बहुत बड़े स्तर पर जो है फायदा मिलने वाला है। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इसमें लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे 20 गीगावाट यानी कि 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, ओके। और अगर हम आगे बात करते हैं 2-3 पॉइंट की, तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली इससे क्या होगा कि ग्रीन मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया और टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन इसमें बड़े स्तर पर किया जाएगा इससे। और यहां पर आप बाकी कुछ और डेटा यहां पर पढ़ सकते हैं। और यह परियोजना मुख्य रूप से निर्यात बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए, पीसीएस के एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी डेटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब आप कहेंगे सर ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है? इसको मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझाया हुआ है कि जो हरित हाइड्रोजन पानी से ऑक्सीजन को अलग करके, पानी का सूत्र क्या होता है भाई साहब? H2O होता है। क्या होता है? H2O। शायद आप सभी लोग इसको जानते होंगे। क्या? H2O को अलग करके हाइड्रोजन प्राप्त करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। और इसको बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से इसको अलग किया जाता है दोनों को, ठीक है। इसमें पानी में विद्युत प्रवाह गुजारा जाता है, नहीं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अब हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2022 को शुरुआत इसकी हुई थी। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ये दोनों के दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यह करंट अफेयर्स सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नहीं है, बल्कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन समझ लीजिए आपके इससे बनेंगे। इसी पूरे जो है 40 मिनट के क्वेश्चन से, 40 मिनट के करंट अफेयर्स से आपको कम से कम 30 से 40 फैक्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं इससे। इसको सब नोट डाउन कर लिया गया। चलिए बाकी यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स और लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसमें शुरुआत हो रही है। आप इसको एक बार जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आप देखेंगे कि 5 से 7 जुलाई 2023 तक हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। कई सारे टास्क वहां पर जो है निर्धारित किए गए थे। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं यह भी दे दूं कि दरअसल ये जो पीडीएफ फाइल जो हमारी होती है, जो कि अभी तक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती थी, अब दरअसल यह टेलीग्राम ग्रुप पर ना मिलकर डिकोड एग्जाम न्यू एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। यानी कि आपको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आपको डिकोड एग्जाम न्यू डालना है और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहां पर आपको एक टैब दिखेगा, किसका? करंट अफेयर्स का। वहीं पर आप करंट अफेयर्स एंड आर्टिकल के नाम से एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। डेली आपको जो है वहां पर चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब से करंट अफेयर्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा डिकोड एग्जाम न्यू के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है किसके द्वारा? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन हब की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आप कहेंगे सर जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो कौन है प्रधानमंत्री जी? आपके कौन? चाय वाले कौन? मतलब मोदी जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 4 नंबर क्वेश्चन है, टॉपिक है भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में क्या हुआ है? शामिल हो गया है और इसीलिए चर्चाओं में है। तो महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस, है ना, पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में
बेसिकली क्या हुआ है, शामिल हो गया। और आप जो जानते होंगे इस समय बिग डेटा, एआई वगैरह पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। कई सारी समितियां, कई सारे जो है क्या कहते हैं आपके सम्मेलन दरअसल इन पर आयोजित होते रहते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में दरअसल भारत इस जो है समिति में अभी हाल ही में शामिल हो गया है, इसलिए चर्चाओं में है। भारत अब आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया है। और सांख्यिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विशेषज्ञों की इस समिति में भारत का शामिल होना देश के सांख्यिकी के पारिस्थितिकी के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है अपने आप पे, राइट। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। बाकी 2-3 पॉइंट यहां पर और भी हैं कि क्या कुछ इससे फायदा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की यह समिति बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच के लिए बनाई गई है। देखो ये अब ये फैक्ट आपके एग्जाम पूछ सकता है कि ये समिति जो बनी है किस लिए बनाई गई है। आप कहेंगे ये समिति बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों के जांच के लिए बनाई गई थी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता क्या करना है, शामिल करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, बताओ बिग डेटा और डेटा साइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। बिल्कुल सही बात है, शामिल हो गया है, यानी कि यह सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, भारत अब आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा। बिल्कुल सही बात है, अगर इस समिति में शामिल हुआ है भारत, निश्चित तौर पर जो है एक बड़े योगदान के रूप में भारत को जाना जाएगा। यानी कि दूसरा वाला पॉइंट भी आपका हो जाएगा सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो गए। आप विकल्प में देखिए कौन सा सही है, तो 1 और 2 सी वाला सही, यानी कि सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 अभी ये चर्चाओं में है। और आपको पता होगा कि दिल्ली में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चर्चाओं में आम आदमी पार्टी, बीजेपी से लेकर अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन चर्चाओं में जो शराब घोटाला हुआ था आप सभी लोग जानते होंगे, उससे परिचित होंगे। उस पर एक बड़ा जो है बवाल उस पर हुआ था। और अभी फिलहाल से दोबारा से कैग अभी चर्चाओं में है। कैग चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि कैग ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, जांच की है, और उसमें उसने कहा है कि नई शराब नीति पर कैग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कहा है कि उस रिपोर्ट के अनुसार शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़, यानी कि लगभग इतना करोड़ रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ये डेटा दरअसल कैग ने अभी हाल ही में रिलीज किया है। तो अगर ये डेटा कैग ने रिलीज किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैग जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 यानी कि 148 अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। कई बार आपके एग्जाम में 148 आर्टिकल नंबर 148 आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कैग से हर हाल में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, राइट। चलिए, तो कैग के बारे में हम लोग 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 148 हमने आपको बता दिया कि कैग की नियुक्ति की जाती है, और कैग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र संस्था है। यह सरकार के वित्त का ऑडिट करता है। ऑडिटिंग आप लोग जानते होंगे, यानी कि जिसको हम लोग लेखा परीक्षण कहते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। तो ये कैग क्या करता है, भारत सरकार के वित्त लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट दरअसल राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति के द्वारा फिर इसको संसद के पटल पर रखा जाता है, यानी कि फिर उसको जो है संसद में रखा जाता है। इसी के साथ ही साथ में जो है कैग राज्यों के स्तर पर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, और उसके द्वारा फिर राज्य विधानमंडल या विधानसभाओं को इसको सबमिट किया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको क्या है, जरूरी है। उसके बाद फिर लोक लेखा समिति वगैरह जो है इस पर जांच करती है अपने। ठीक है, चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यहां पर आपके सभी मेंशन है। कैग लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह सार्वजनिक वित्त पर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के वित्त लेखाओं पर जो है ये लेखा परीक्षण करता है। दूसरा, कैग की रिपोर्ट संसद के समक्ष आर्टिकल 151 के तहत रखी जाती है, और इसी के तहत दरअसल राज्य विधानसभाओं में भी, राज्य विधानमंडल में भी रखी जाती है। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं भाई साहब, राष्ट्रपति करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और उनके कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वहां तक इनका कार्यकाल होता है। जरा एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा सही कि नहीं सही है। वैसे सही है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, कैग को बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, एक विशेष प्रावधान होता है उसी के तहत। ठीक है, चलो अब इस पर जो है प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह आपको बताना है। विकल्प क्या है आपके सामने, यह सरकार के वित्त का ऑडिट करता है, यानी कि लेखा परीक्षण करता है, और सार्वजनिक धन के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।
तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर पूछा है आपसे कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग जो स्टेटमेंट होगा वही पूछा है कि आपको इसमें बताना है क्या कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, तो पहला तो सही हो गया यानी ये तो नहीं होगा। दूसरा, कैग की रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है, यह भी सही है ना, हमने आर्टिकल भी इसका पढ़ा। दूसरा, कैग की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दैट मींस ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, यानी कि गलत। और दूसरा, कैग का कार्यकाल यहां पर लिखा है जो कि सही है, तो ये सब बाकी सब सही है, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि सी वाला ही क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई साहब, टॉपिक नंबर 6 आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे, ये अभी जो है सूचना मिल रही है और इस पर हमने प्रश्न बना दिया। बाकी जब इस सम्मेलन और बाकी चीजों पर जब बातचीत होगी तो हम लोग फरवरी में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक सूचना मिल जा रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे, यानी कि वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट में भाग लेंगे, इसलिए वो वहां पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यह शिखर सम्मेलन AI पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा और इस समय में बेसिकली आपका अमेरिका हो गया, चीन, भारत जैसे देशों के साथ साथ में खाड़ी देश भी शामिल होंगे जिनकी AI प्रौद्योगिकियां के विकास और विनियमन पर महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको मैं बता दूं कि मैं कई बार कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जोरों के साथ जो है अपने प्रगति राह पर है और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है, जिस तरीके से कंप्यूटर जब आया था, अपने आप में कंप्यूटर का युग आया था, फोन का फिर एक युग आया बड़े स्तर पर, उसी तरीके से आने वाले समय में AI का वर्चस्व जो है बहुत बड़े स्तर पर दिखाई देगा और इससे कहीं ना कहीं जॉब वगैरह में एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिनके अंदर स्किल होगी उनको जॉब मिलेगी, बाकी लोग जो है जॉब उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाकी शिखर सम्मेलन में क्या कुछ होगा, ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं, तो आप ये सारे पॉइंट्स आराम से अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर डिकोड एग्जाम के देख लीजिएगा, ठीक है। मेन पॉइंट हमने आपको बता दिया कि कब कब कहां पर क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। चलो, अब इसी पर आपके सामने प्रश्न है कि फरवरी में फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट होने वाला है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और फिर आपको बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बेसिकली बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता था कि यहां पर डेट को चेंज कर देता, आपसे 12 से 14 कर देता या कुछ और कर देता, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट चूंकि सही पूछा है तो दोनों सही रहेगा संभवतः, इस प्रकार से, ठीक है। अगर होता कि इनमें से कौन सा सही नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग कर देता और केवल एक हो जाता, या 2 रॉन्ग कर देता तो केवल 2 हो जाता, या दोनों कर देता तो फिर हो जाता ऑप्शन सही, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन AI पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि A इज द राइट एंड 2 इज आल्सो राइट, दैट मींस कि C इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन उपयुक्त सही हैं अपने आप में, ठीक है। चलो भाई साहब, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब आपके सामने है युवा दिवस। युवा दिवस के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, समझते होंगे और उनसे आप सभी लोग प्रेरणा लेते होंगे। और प्रेरणा या उनसे मोटिवेशन किस प्रकार का कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारा निबुधत, यानी कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। तो उनकी बेशकली जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी भारत को जो है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर किया। इसके अलावा जो है आप जानते होंगे शिकागो में उनका जो सम्मेलन जो हो रहा था उसमें जो उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से भारत की छवि, जो कि भारत की छवि पहले क्या हो गई थी, भारत को लोग पहले जो है जादू टोना का देश कहते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जो शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर भारत को न सिर्फ महाशक्ति के रूप में उभारा, बल्कि भारत की वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता का जो समावेशन होता है उसको दोनों को मिला करके उन्होंने बताया कि भारत जादू टोने वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमारे अध्यात्म को लीजिए और हम आपके विज्ञान को लेते हैं, हम अध्यात्म और विज्ञान को समावेशित करते हैं और इससे बड़े स्तर पर हम एक विकास का एक नया प्रतिरूप जो है क्या करते हैं, बनाना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बड़ी सटीकता के साथ अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर उसका व्यापक असर जो है दिखाई दिया, ठीक है।
हालांकि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों है। हमारे यहां जो हमारा संस्कार, जो कल्चर, जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से क्या है, वैज्ञानिक है। अगर आप हवन पूजन की बात करते हैं, हवन जो कि होता है, जो कि वैदिक यज्ञ होता है, अगर उसके बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप पाएंगे कि उससे बहुत बड़े स्तर का जो है प्रदूषण दूर होता है। हवन कई मामलों के लिए जो है बहुत फायदेमंद है। इसको आप लोग इंटरनेट पर सर्च करिएगा, जिस पर जर्मनी में खासकर वेद पर बहुत ज्यादा रिसर्च अच्छी से हो रही है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। बाकी आप यहां पर देखिएगा कि 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक गुरु कौन, दार्शनिक और चिंतक कौन, स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर उनके हम जन्म की बात करते हैं तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ, निधन हुआ 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, चलिए, बाकी वेदांत और विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे वो। नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था और अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में जो है उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़े सम्मेलन यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन को जो है उन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है, और सनातन धर्म की पताका को फहराने का कार्य किया था। ठीक है, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। और रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में आप लोग बताइए कि अभी कई सारी चीजों की वजह से रामकृष्ण मिशन जो है चर्चाओं में रहा है। जरा बताइएगा मुझे कि क्यों चर्चाओं में रहा है। आर्क ब्रिज का भी उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था, आपको याद है? कुछ मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो बताइए आर्क ब्रिज का जो है शुरुआत कहां पर की गई है, भारत के पहले आर्क ब्रिज की शुरुआत। नेक्स्ट है, अब यहां पर कुछ जो है दिवस दिए गए हैं जिनको आपको सही सुमेलित करना है, यानी कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भैया, बताओ जल्दी फटाफट। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, बिल्कुल सही बात है। युवा दिवस 12 जनवरी को, सही होता है, बिल्कुल सही होता है, ये भी सही है। और ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर क्या लिखा है, 14 सितंबर लिखा है कंफ्यूजन के लिए, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, ये 14 सितंबर नहीं होगा, यानी कि डी इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर 14 सितंबर को क्या होता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, याद रहेगा। चले भाई साहब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। देखो क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, यही पूछा था, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सही नहीं है ये पूछा था, तो डी नहीं सही है। चलो, अब ऐसे भैया आपके जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, रेडी करते हो चलना इसको अच्छे से। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें। अब है आपके सामने जो है 8वां नंबर टॉपिक कि राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन। दरअसल इस सम्मेलन का जो मेजबान देश है वो भारत देश होगा और इसकी घोषणा दरअसल जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं उन्होंने की है। और आपको मैं बता दूं कि दरअसल इस जो ये 28वां जो सम्मेलन है, इसके जो सम्मेलन का आयोजन होगा वो वर्ष
2026 में जो है आयोजित किया जाएगा। और अभी हाल ही में शायद आई थिंक 9 से 11 जनवरी को शायद ओम बिरला जी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं, ठीक है, इसी समिट के लिए बेसिकली। तो ये 28वां जो इसका समिट होगा वो बेसिकली आपका 2026 में होगा और भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। और क्या कुछ फायदा होगा ये देखिए, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो आगामी कार्यक्रम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को सम्मोहित करने के संबंधी अर्थपूर्ण संवाद और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगा। इसमें भी क्या होगा कि जो अलग अलग राष्ट्रमंडल देश हैं, अच्छा राष्ट्रमंडल देशों के बारे में आप लोग जानते होंगे बखूबी, जरा आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए मुझे कि राष्ट्रमंडल जो देश है वो कौन से देश हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, लास्ट 2-3 महीने पहले मैंने आपको राष्ट्रमंडल देशों के बारे में बखूबी बताया था। आपको अगर पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन जो अधिकारी होंगे इनका समिट बेसिकली होगा, ठीक है, और इसकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। चलो, और अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत द्वारा किस वर्ष राष्ट्रमंडल, देखो यहां पर ये पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया है तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये भारत द्वारा किस वर्ष, इसको हटा दीजिए, ठीक है। भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है या घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए बताइए कौन सा ऐसे कथन सही है या है, ये आपको बताना है। पहला कथन आपके सामने है कि भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पर 28 की जगह पर 26 कर सकता है, 27 कर सकता है या फिर कोई अदर नंबर आपको यहां पर रख सकता है। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो डेटा का जो आपका नॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इस सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष की द्वारा की गई है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा आपका क्या सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें, ओके, अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब टॉपिक नंबर 9, मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके ऊपर भी हमने आपको प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा है या होगी उसको दर्जा दिया जाएगा। उसके लिए कई सारे जो है पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पर अगर वो भाषा खरा उतरती है तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा एक अलग कैटेगरी दरअसल बनाई गई भाषाओं की, जिसे हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स दरअसल निर्धारित किए गए। तो यही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं। और अभी हाल ही में मराठी के साथ में कुछ अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक किन किन भाषाओं को और कब कब जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। चलो, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए, यानी कि जो भी भाषा है, ठीक है, उसको अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना है तो उसका जो रिलेशन है वो बहुत प्राचीन होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि करीब करीब 1500 से लेकर के 2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास जो है होना चाहिए उस पर्टिकुलर भाषा का, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भाषा और उनके वर्ष यहां पर लिखे गए हैं। जैसे कि तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, और तेलुगु अभी सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, मैंने आपको बताया था। मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में, ठीक है। और इसके अलावा 2024 में मराठी हो गया, आपका पाली हो गया, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है। ये 2004 थोड़ा सा इधर आ गया है, इसको यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 2004 इसको यहां लिखिए अच्छे से, क्या रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखो इधर लिखा है आपका भाषा, ये सारी भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषा प्रदान करने का वर्ष यहां पर लिखा है। आपसे पूछा है कि इन युग्मों में से, ठीक है, जो युग्म बने हैं इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही बात है। संस्कृत को 2010 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, नहीं भाई गलत है, 2010 में नहीं बल्कि 2000 कब होगा, 5 होना चाहिए था। देखिए संस्कृत 2005 में दिया गया दर्जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। मराठी को बेसिकली कब दिया गया, मराठी को 2024 में, और मलयालम को 2013 में, यानी कि बाकी स्टेटमेंट सही हैं। संस्कृत को 2005 में दिया गया था, यहां पर लिखा है आपका 2010, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, यानी कि बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो भैया ये देखो बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 10 आता है आपका रैट होल माइनिंग। ये चर्चाओं में अभी फिलहाल है और कुछ टाइम पहले भी चर्चाओं में था। उत्तराखंड में आप लोग जानते होंगे टनल में काफी ज्यादा मजदूर जब फंस गए थे तो वहां पर रैट होल्स
जो क्या कहते हैं जो रैट होल्स के जो विशेषज्ञ कह लीजिए या फिर उसमें जिनको महारत हासिल है ऐसे लोगों को बुलाया गया था, अगर आपको याद होगा, तो वहां पर उसका फायदा जो है मिला था। और अभी रैट होल चर्चाओं में है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि असम के दिमा हसाओ जिले के उमरांसो में जलमग्न कोयला की जो खदान थी वहां पर 9 मजदूर फंस गए हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। बेसिकली रैट होल क्या होता है? रैट होल होता है बेसिकली क्या, जो भी खदान कोयला खदानें वगैरह होती हैं वहां पर माइनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 5 से 6 फीट जो है इसकी लंबाई होती है, बहुत ही संकरी इसमें होल होता है, उसमें मजदूर रेंगते हुए जाते हैं और इसीलिए इसको रैट होल का दर्जा दिया गया है खदान के लिए, खासकर जो है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी जो आपका भारत है वहां पर बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में मेघालय के सीमा से लगे असम के दिमा हसाओ जिले के उमरांसो में जलमग्न कोयला खदान में 9 मजदूर जो है वहां पर फंस गए हैं। यहां पर लिखा है क्या है रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग कोयला निकालने के लिए उत्तर पूर्व भारत में इस्तेमाल की जाने वाली एक खुदाई है। इसमें खनन करने वाले मजदूर मैनुअल रूप से, यानी कि किसी मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, मैनुअली जो है उसमें घुसते हैं। जैसे कि अगर आप कभी श्रावस्ती गए होंगे और अंगुलमाल की गुफा में गए होंगे तो वहां पर भी आप उसे झुक करके जाएंगे बिल्कुल। हालांकि अब तो वो और दब गई है, तो अब तो लोग उसमें रेंगते उसमें भी जा रहे हैं। तो अगर आप किसी जगह पर रेंगते हुए जाएं जहां पर इसका होल क्या हो, बहुत ही कम हो, स्पेस बहुत कम हो, दैट्स कॉल्ड रैट होल। क्योंकि चूहे जैसे घुसते हैं बिल में, ठीक उसी प्रकार से ये माइनिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो उसमें घुसते हैं। और कई बार क्या होता है कि सांस फूलने से, दम घुटने से या किसी अन्य प्रक्रिया के फलस्वरूप उनके जो है मौत हो जाती है। और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी इसको जो है सही नहीं बताया था। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए कि रैट होल माइनिंग मेघालय में बहुत प्रसिद्ध है और वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, आपको पता होगा। लेकिन इसके बाद वर्ष 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि खनन और खनिज प्रक्रिया विकास और विनियमन अधिनियम तथा खनिज रियासत नियम 1960 के तहत कोयला खनन किया जाता है तो यह एनजीटी का प्रतिबंध नहीं होगा। और एनजीटी आपके एग्जाम के लिए क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीटी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एनजीटी की स्थापना कब होती है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और एनजीटी दरअसल पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करता है, यानी कि अगर पर्यावरणीय प्रदूषण कोई कंपनी कोई संस्था करती है, दरअसल ये जो है उस पर जुर्माने लगाने से लेकर के अलग अलग जो है कार्यों को करता है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। अच्छा, एनजीटी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, टास्क आपका है, यहां से प्रश्न बहुत पूछता है। टास्क 1 है आज आपका एनजीटी। आज मैंने आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है, कोई बात नहीं। एनजीटी तो रैट होल माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैट होल माइनिंग यानी खनन मेघालय में बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। और पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प सही हैं। तो भैया दोनों सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस बात खत्म, ये हो गया आपका सही उत्तर। आपको एक मैं सूचना दे दूं कि बेसिकली 15 तारीख को जो हम लोगों ने अभी तक 14 तारीख तक जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर जब अगला 15 दिन बीतेगा, 16 दिन बीतेगा, तो उसका हम लोग अंत में फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे और अंत में एक वीडियो कंपाइलेशन भी मैं डाल दूंगा, तो आपका 3 बार जो है 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, क्या पूछा है? नहीं, रैट होल माइनिंग खनन मेघालय में बहुत प्रसिद्ध है, ये ए नहीं होगा, इसका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो दोनों सही है इसमें। क्या दोनों सही है, यानी कि ए नहीं होगा इसमें भैया, सी होगा, दोनों सही है। देखो सी, 1 मिनट जरा देखें एक बार, ये देखो भैया 2014 में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मेघालय प्रसिद्ध है, 2014 में प्रतिबंध लगाया था, यानी कि दोनों विकल्प आपके सही हैं। सही पूछा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये ए नहीं होगा, यहां पर सी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गई कुछ जानकारी आपको करंट अफेयर्स की। और इसके अलावा 2025 फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया, आप सभी लोग जानते होंगे, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स यहां पर सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। जिनको 25 में एग्जाम देना है, 26 में देना है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे यहां पर। और इसके अलावा जो है
आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली क्विज आपको, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, सभी चीजें आपको शामिल होंगी। आपको मेंटरशिप दी जाएगी, आपके क्वेश्चंस का जो है यहां पर जो है आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट भी किया जाएगा और बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपको वहां पर रिवार्ड स्वरूप आपकी सारी की सारी फीस भी वापस कर दी जाएगी। यहां पर हिंदी, सीसैट वगैरह सब कुछ आपको अलग से कराया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। यहां पर नीचे जो कॉन्टेंट नंबर दिए गए हैं वहां पर आप चाहें तो जुड़ करके अपनी बात को रख सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। और अब आपके लिए पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, या यूपीएससी के लिए जिसके भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो शास्त्रीय भाषा क्या है? शास्त्रीय भाषा क्या है? किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाने पर क्या फायदा होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि आपको दो क्वेश्चन इसमें लिखने हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर दरअसल क्या कुछ फायदा होता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसी भाषा को दिए जाने पर क्या कुछ फायदा होता है। आज हमने आपको बताया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको पहले बता दिया था, तो आज इसको आप लोग लिखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन, और 15 तारीख को संभवतः जो है यानी कि कल ही जो है आपको क्या होगा, इसका रिवीजन जो है करा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से करते होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारा खुश भी रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।